हाय बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 गुजराती मीडियम का एसएस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले चैप्टर में पढ़ाया था 2 महान राज्य और उसमें से राजा हर्षवर्धन के बारे में, यानी कि कन्नौज राज्य के बारे में बताया था और आप लोगों को पढ़ा दिया था नालंदा विद्यापीठ। अब इसके आगे है कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में, यानी कि कन्नौज के जब राजा थे तब वहाँ पर लोगों का कैसा जीवन था। तो लोगों के जीवन के बारे में हम आप लोगों को बताने चाहते हैं। तत्कालीन नगर और गांव के चारों तरफ किले बंदी थी। राजा हर्षवर्धन के शासन काल में जो लोगों का यहाँ जीवन था, नगर और गांव थे, उसके चारों तरफ उन्होंने किले बंदी करवाया, किला। उसमें प्रवेश के लिए बड़े दरवाजे थे और उस किले में प्रवेश के लिए बड़े दरवाजे लगे थे। समाज के मुख्य 4 वर्ण थे और वहां पर समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था। पर्दा प्रथा और अंतर जातीय विवाह तथा प्रचलित नहीं थी। सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। उस समय क्या था? सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। लोग भोजन में दूध और उनकी बनावटों के उपरांत गेहूं, चावल, फल और साग सब्जी खूब उपयोग करते थे। यहाँ के लोग दूध और उसकी बनावटों के उपरांत, यहाँ के लोग भोजन में दूध और उनके बनावट के उपरांत गेहूं, चावल, फल और साग सब्जी का भी उपयोग करते थे, यानी कि खाते थे सब लोग सादा, सफ़ेद और स्वच्छ वस्त्र पहनते थे। सादा, सफ़ेद, स्वच्छ वस्त्र यानी कि साफ वस्त्र पहनते थे। पुरुष जो है धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती थी। उनके गहनों में फूल माला, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह का समावेश होता था। मनोरंजन में शतरंज और चौसर प्रचलित था। और जो मनोरंजन का गेम था वो था शतरंज और चौसर। नट और मदारी गांवों में घूमकर लोगों का मनोरंजन करते। जो नट होते थे और मदारी एक गांव में घूमकर मनोरंजन करते थे। प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। जमीन महसूल 1/6 यानी कि 1:6 उत्पादन का 6ठा भाग जो होता था, जितना नवहित लिया जाता था, और उत्पादन जितना होता था उसका 1/6 भाग यानी कि 6वां हिस्सा जो होता था वो ले लिया जाता था। आंतर और बाह्य व्यापार वैश्यों के हस्तक था। आंतर और जो बाह्य व्यापार था वो वैश्य के अंतर था। व्यापार और चीज वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र से भृगुकच्छ बंदरगाह वर्तमान में भरूच तक एक सीधे राजमार्ग जैसी सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी और व्यापार के लिए भी व्यवस्था की गई थी। व्यापार विनिमय के लिए सोने चांदी के सिक्कों का चलन था और व्यापार विनिमय के लिए क्या था? सोने चांदी के सिक्के। गहनों, मूर्तियों, हाथी दांत तथा इमारती लकड़ी का गृहोपयोगी सामान बनाकर निर्यात किया जाता था। इसमें क्या किया था? गहना बनाकर मूर्तियां, हाथी दांत और इमारती लकड़ियां जो हैं इनका घर में उपयोग होने वाले जो सामान होते हैं
उनको बना करके निर्यात किया जाता था, बेचा जाता था। व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुका होने से समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी। हर्षवर्धन के युग दौरान रोम से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खिंचा चला आ रहा था। ये जो रोम से भारत की तरफ खूब सोना जो होता है वो भारत की ओर खींचा चला आता था, यानी कि वहां से खूब ढेर सारा सोना भारत की तरफ आता था। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा में सर्वधर्म समभाव की भावना थी। उस समय जो था सभी धर्म समान थे, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो या जैन धर्म के लोग, सभी लोग समान भाव से रहते थे। और आज क्या है आप लोगों को पता है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। आपके मन में प्रश्न होगा कि यह प्रश्न किस तरह पता चला। अब आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि ये सब कैसे पता चला कि ऐसा था। उत्तर है, एक चीनी यात्री की दैनंदिनी के आधार पर। वह चीनी यात्री था ह्यू एन त्सांग। ये चीनी यात्री का नाम है, वो क्या कौन था? ह्यू एन त्सांग। अब हम आप लोगों को बताएंगे ह्यू एन त्सांग ये किस ईसा में आया था? 629 से 645 था। हर्ष के समय काल में यह चीनी यात्री भारत आया था। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए हुए ह्यू एन त्सांग ने 5 वर्ष तक तो नालंदा विद्यापीठ में रहकर अध्ययन किया। और ये जो चीनी यात्री आया था इसका नाम क्या है? ह्यू एन त्सांग। ये जो आया था नालंदा विद्यापीठ में 5 वर्ष तक रह करके अध्ययन किया। ह्यू एन त्सांग ने लिखा है कि हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ थे। हर्षवर्धन के समय काल में 100 बौद्ध मठ थे। प्रजा जीवन सादगीमय था, सात्विक, अत्यंत सुखी, सदाचारी तथा न्याय और सत्य पर आधारित था। हर्षवर्धन के राज्य छल कपट या वचन भंग को पाप कर्म समझा जाता था। ये जो छल कपट है, वचन भंग है, यानी कि जो वचन दे दिए उसको ना करें और झूठ बोलना, ये सब पाप के समान समझा जाता था राजा हर्षवर्धन के समय काल में। उसके बाद दूसरा प्रतापी राजा जो होता है यह है वातापी। इस समय दक्षिण भारत में भी राजा हर्ष जैसा एक पराक्रमी राजा था, जिसके सामने युद्ध में हर्ष की हार हुई थी। वह राजा पुलकेशी द्वितीय। राजा हर्षवर्धन के समान एक राजा दक्षिण भारत में थे, जिसके सामने राजा हर्षवर्धन भी पराजित हो गए और वह प्रतापी राजा पुलकेशी द्वितीय। पुलकेशी राजगद्दी तक की सफर। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश वातापी नगर में राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था। ये दक्षिण भारत में चालुक्य यानी कि सोलंकी वंश का वातापी नगर में राजधानी स्थापित करके, ये जो वातापी नगर है वहां पर राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था। उसका राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहां का बलवान राजा था।
उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। यहाँ का जो था पुलकेशी प्रथम जो था, वहां का प्रतापी राजा था और बलवान राजा था। उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्वमेघ यज्ञ, जैसा कि आप लोग अब हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ रामायण है, उसमें जैसा देखा है कि भगवान रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ करते हैं, जिसका घोड़ा लो कुछ पकड़ लेते हैं, यानी कि युद्ध की चुनौती देना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो पुलकेशी प्रथम था वो बलवान राजा था और उसने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। उसके ध्वज में 12 अवतार का चिन्ह था। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मा गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना, जिनसे वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया था। उसके बाद सत्याश्रय पुलकेशी द्वितीय गद्दी पर बैठा। अब आप लोगों को पता है कि वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर कौन बनवाया था? मंगलेश राजा। और इन सब के बाद पुलकेशी द्वितीय जो है वो वातापी के सिंहासन पर बैठा। पुलकेशी द्वितीय जो था वो 610 ईस्वी से ईसा से 642 ईसा तक राज्य किया। चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। यह राजा खूब प्रतापी और बहादुर योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते। उसने पहले लाट, दक्षिण गुजरात और बाद में गुज्जर यानी कि उत्तर गुजरात जीता था। पहले दक्षिण गुजरात, उसके बाद में उत्तर गुजरात। कृष्णा और गोदावरी के बीच की वेगी प्रदेश पर विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में था। राजधानी वातापी को उसने खूब सुंदर नगर बनाया था। जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा करके आगे बढ़ता जा रहा था, तब दक्षिण में पुलकेशी द्वितीय भी अपनी सेना को उत्तर की तरफ ले जा रहा था। और जिस समय हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ जा रहे थे तो पुलकेशी द्वितीय भी अपनी सेना लेकर के उत्तर की ओर आ रहा था। ये दोनों महाराजा नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले और विशाल युद्ध हुआ। ये दोनों लोग कहां पर मिले? नर्मदा के पास। और इन दोनों राजाओं में विशाल युद्ध हुआ। हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया और हर्षवर्धन जैसे महाराजा को पुलकेशी द्वितीय ने उनको हरा दिया, पराजित कर दिया। इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई। हर्ष पुलकेशी विग्रह से कन्नौज का साम्राज्य नर्मदा तक आकर रुक गया और हर्ष का जो साम्राज्य था वो नर्मदा तक ही रुक गया। पुलकेशी द्वितीय वीर था, उसी तरह कला का भी शौकीन था। उसी के समय में वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ। अजंता की गुफाओं के कई जग प्रसिद्ध भित्ति चित्र उसी समय बने। ह्यूम एन त्सांग हिंद में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के दरबार में पहुंचा
और वो जो चीनी यात्री था वो घूमते घूमते पुलकेशी द्वितीय के दरबार में पहुंच गया। उसके वैभव की ह्युंग एन त्सांग ने खूब बड़ाई की। ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे। इस समय बौद्ध धर्म मंद पड़ गया था और ये क्या थे? हिंदू धर्म के उपासक थे। उस समय बौद्ध धर्म मंद पड़ गया। जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर का प्रभाव बढ़ गया था और जैन धर्म की एक शाखा थी दिगंबर, उसका प्रभाव बढ़ गया था। हर्ष और पुलकेशी समकालीन राजा थे। हर्ष और जो पुलकेशी द्वितीय था ये समकालीन राजा थे, मतलब इनका समय जो था समान था। कुछ युद्धों के पश्चात मन मार कर बैठ गया था। पुलकेशी ऐसा नहीं कर सका। परिणाम स्वरूप कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध में लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु हुई। हर्षवर्धन की मृत्यु उससे 5 वर्ष बाद हुई। प्राचीन हिंद के इतिहास में वह अंतिम हिंदू सम्राट था। और ये जो हमारा प्राचीन इतिहास है, इस इतिहास में राजा हर्षवर्धन और पुलकेशी अंतिम हिंदू शासक थे। जैसा कि इन दोनों महान राज्यों को और इनके जो राजा थे इसके बारे में बताया गया, ये आपका पहला लेसन समाप्त हो गया। और नेक्स्ट लेसन जो होगा, अगला पार्ट, वो आप लोगों को अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।